बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी मैं आप लोगों से पहले बात करूंगा अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मेनली इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कहा जाता है द मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस की मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, यानी जिस चीज के लिए आपने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है या बिजनेस का आपका जो मेन काम है, उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उनसे जनरेट होने वाले कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? अब ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसका जो फॉर्मेट है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड आपको स्ट्रिक्टली उसी तरह से फॉलो करना चाहिए, करना होता है, बल्कि मैं कहूंगा जिस तरह से उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसकी शुरुआत किस चीज से होती है वो आपको बता दूं बच्चों। जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आप इसका पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। इन शॉर्ट मैंने इसको एनपीबीटी एंड डीआई लिखा हुआ है। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है और कैसे निकलता है? तो देखिए बच्चों, आपको आपकी बैलेंस शीट गिवन होगी 2 साल की, ठीक है बच्चों। उस बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, और उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी प्रॉफिट फाइनल आपका बैलेंसिंग फिगर बचा होगा आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स एज वेल, ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपको लेना होता है। इसको निकालने के लिए आपको उसके करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करना होता है और आपका प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल निकल आता है। अगर करंट ईयर सपोज 1 लाख है और प्रीवियस ईयर सपोज 40,000 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। करंट ईयर 1 लाख है, प्रीवियस ईयर माइनस 40,000 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000, बिकॉज प्रीवियस ईयर ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो डिफरेंस आएगा, अगर कोई एक नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर करंट ईयर नेगेटिव और प्रीवियस ईयर पॉजिटिव तो आप समझ जाइएगा सपोज -40 और ये है आपका 1 लाख प्लस का था सपोज, तो 1 लाख से अगर -40 हो रहा है तो -40 माइनस 1 लाख यानी माइनस का 1,40,000। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। और आपको करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इससे आपका प्रॉफिट मिल जाएगा आपको एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं और कुछ चीजें आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं। तो ऐड क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूं बच्चों। आपने प्रॉफिट्स में से जो जो अप्रोप्रिएशंस करे हैं, अप्रोप्रिएशंस का मतलब ऐसी चीजें जो प्रॉफिट्स में से ही दी जाती हैं, जैसे कि कोई रिजर्व क्रिएट करना, जैसे कि डिविडेंड देना, ठीक है बच्चों, जैसे कि टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना, ये सब चीजें आपको यहां पर ऐड करनी होंगी जो आपने पहले प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट किया था। तो उसको याद करने के लिए मैंने उसको बड़ा आसान सा टर्म बनाया हुआ है जिसे मैं बोलता हूं जीआईपी स्क्वायर। जीआईपी, पी 2 बार, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जीआईपी स्क्वायर। जी से आपका हो गया जनरल रिजर्व, नॉट ओनली जनरल रिजर्व, ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर आपने कोई और रिजर्व भी बनाया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो वो आपको लेना होता है। यहां भी आप इसके करंट ईयर फिगर में से प्रीवियस ईयर फिगर माइनस कर दीजिएगा, आपको जनरल रिजर्व मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर आपको इसमें ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो साल के दौरान ये डिसाइड किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है और पे ऑफ कर दिया जाता है। तो इट इज द डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड भी आपको प्लस करना होता है, ये आपका करंट ईयर का ही हुआ करता है, ठीक है बच्चों। फिर पी से आपका आ गया प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड
वो डिविडेंड होता है जो लास्ट ईयर प्रपोज किया गया था और पे इस साल किया गया है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। क्लियर बच्चों? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रपोज डिविडेंड लेना है वो प्रीवियस ईयर का लेना है, नॉट ऑफ द करंट ईयर। जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है उसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट शो किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड आपको इन्फॉर्मेशन जो है बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही मिलेगी। जनरल रिजर्व आपको रिजर्व सरप्लस के अंदर ही मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह ये सब आपको रिजर्व सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर ही मिला करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दिया हुआ होगा, मगर आपको उसको यहां नहीं लेना, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं बनाया जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो प्रॉफिट होता है, वो रिजर्व होता है जो कंपनी ने जब शेयर्स इश्यू किए थे या जब डिबेंचर इश्यू किए थे एट अ प्रीमियम तब लिया गया होगा। दैट्स व्हाई उसको मत लीजिएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो किया जाता है। क्लियर बच्चों? प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर का। और जब तक कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम ये मानते हैं कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है वो अप्रूव्ड हो चुका होता है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। देन अगला पी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने इस साल कितना प्रोविजन बनाया फॉर टैक्स का? दैट्स व्हाई ये आपको करंट ईयर का ही लेना है। तो ये हो गया आपका जीआईपी स्क्वायर। इन शॉर्ट आप याद रख लीजिए, आपको जीआईपी स्क्वायर प्लस करना है। जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज्ड डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों का ध्यान रखना होता है आपको। अगर सिर्फ इक्विटी का देखा है तो प्रेफरेंस का आपको खुद निकाल के लिखना होगा, और सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा है तो आप मानेंगे कि वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स का ही है। लेकिन अगर प्रपोज्ड डिविडेंड और इक्विटी शेयर ही केवल गिवन देयर है तो आप समझ जाइएगा कि आपको प्रपोज्ड डिविडेंड और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर खुद निकालना है और लिखना है। क्लियर बच्चों? तो ये जीआईपी स्क्वायर आपको क्लियर हो गया। जी से जनरल रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज्ड डिविडेंड और अगले पी से प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का लेना है। ठीक है, मैं उसके बाद डिटेल में आपको और बताऊंगा कि कब आपको करंट ईयर का लेना होता है और कब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, टू फाइंड आउट द प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यह भी बता देता हूं कि अगर आपको प्रोविजन टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रोविजन टैक्स जो करंट ईयर का था उसको ले लीजिएगा, और प्रोविजन टैक्स करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली हेडिंग के अंदर आपको मिलेगा। क्लियर बच्चों? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ही मिलेंगे। जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर मिलेगा। प्रॉफिट आपको खुद रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये तो चीजें हो गई जो आपको ऐड करी जाती हैं। जीआईपी स्क्वायर, तो आपको एक तरह से क्या ऐड करना है? जीआईपी स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि कोई टैक्स रिफंड है तो आपको उसको माइनस करना है। इफ देयर इज एनी रिफंड ऑफ टैक्स देन इट हैज टू बी डिडक्टेड। क्लियर बच्चों? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है या कोई कंपनसेशन मिला है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को भी आपको माइनस करना है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस कर रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होगा तो वो आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू फ्लड्स, ये सब वगैरह जो है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये सब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के अंदर आ गया, इनको आपको प्लस करना है। तो प्रॉफिट में जीआईपी स्क्वायर प्लस करिए, उसके अलावा आप इन्हें टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट इस तरह से करना है कि इनकम को तो माइनस करना है, एक्सपेंस को प्लस करना है। आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। तो इस तरह से बच्चों ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला जाता है। इसे हम मेनली वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। क्लियर बच्चों? तो मैंने भी आपको बता दिया एनपीबीटी एंड ईआई यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसे निकाला जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में या इसके सेकंड पार्ट में कि इससे आगे की चीजें जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो कैसे निकाला जाता है। क्योंकि पहला स्टेप तो यही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। अगला स्टेप होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना। उसके लिए क्या चीजें माइनस की जाती हैं, क्या चीजें प्लस की जाती हैं, वो मैं बताऊंगा, और उनका ही मैंने बहुत आसान सा एब्रिविएशन बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप आसानी से उसको भी याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक का ही रखते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों?
तो आपको उम्मीद करता हूँ ये जीआईपी स्क्वायर पसंद आया होगा। जी फॉर जनरल रिजर्व, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड एंड नेक्स्ट पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जनरल रिजर्व में भी आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड एज इट इज, प्रपोज्ड डिविडेंड एज इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, ध्यान रखिएगा ये ऑफ करंट ईयर, एंड प्रोविजन टैक्स ऑफ करंट ईयर। या फिर जब आप प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आपने जो भी प्रोविजन टैक्स मेड होगा वो लेना होगा, या तो प्रोविजन टैक्स मेड दे रखा होगा या पेड दे रखा होगा। मेड दे रखा तो वो लीजिएगा, पेड दे रखा है तो मेड आप निकालेंगे प्रोविजन टैक्स अकाउंट बना के। वो कैसे बनेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, जब सारे अकाउंट बनाने सिखाएंगे तब मैं वो भी आपको बताऊंगा कि प्रोविजन टैक्स अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर बच्चों? थैंक यू बच्चों।